हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एस 315। ठीक है। एस 315 होता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ material misstatement फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है कि हम लोग देख लिए कि भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अभी उसको आइडेंटिफाई और एसेस करें। एसेस कैसे करें? इसे 315 बोलता है कि जो रिजिस्टर मटेरियल स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई और एसेस करेंगे थ्रू अंडरस्टैंडिंग इट्स एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। मतलब पहले तो वो एंटिटी को समझो और उसके इन्वायरमेंट को समझो। एनवायरनमेंट मतलब क्या? बिजनेस है, मतलब जो भी एंटिटी के बिजनेस के रिलेटेड जो भी लाइक इन्वायरमेंट है वो। अभी क्या है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग एंड द एंटिटी एंड दिस एनवायरनमेंट, ये एस 315 है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? The auditor shall identify assets, risk of material misstatement at the financial level or and at the assertion level. दो जगह पे, फाइनेंशियल लेवल पे और assertion लेवल पे, to provide the basis for designing and performing. Obviously अगर मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा या फिर डिजाइन भी करूंगा तो मुझे पहले तो एंटिटी और उसके इन्वायरमेंट को, वो किससे बना हुआ है, वो किसके ना, उसका कॉम्पिटिशन कैसा है, उसका ऑपरेशन क्या है, वो कौन से फील्ड पे काम करता है, उसका बिजनेस क्या है, हम लोग तो यही सब पहले जानेंगे ना। उसके बाद तो हम लोग देखेंगे कि भाई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कैसे किया करना है। ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर शैल, मतलब आप तो बोल दिए कि आइडेंटिफाई और एसेस करना पड़ेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, लेकिन ऑडिटर करेगा कैसे? द ऑडिटर शैल पहले तो आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है। अभी आइडेंटिफाई करने के बाद एसेस करेगा कि वो रिस्क को, ठीक है, और कितना परविजिबली वो इफेक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मेनी एसेशन। मतलब इसका परविजिबली मतलब क्या, आप चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट में पढ़ोगे। परविजिबली मतलब क्या, कितने ज्यादा ब्रॉड व्यू में वो इफेक्ट करता है और कितने ज्यादा एसेशन को वो टारगेट करता है। ठीक है। Assess the identified risk and evaluate whether they relate more pervasively to the financial statement as a whole and potentially affect many assets. फिर क्या करेगा? हम लोग रिलेट करेंगे जो आइडेंटिफाइड रिस्क है। ठीक है। हम लोग पहले आइडेंटिफाई और एसेस किए, आइडेंटिफाई रिस्क किए कि थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। उसके बाद हम लोग एसेस किया रिस्क को कि वो परविजिव है क्या नहीं। फिर रिलेट करेंगे वो आइडेंटिफाइड रिस्क को उसके साथ, किसके साथ, कि गलत क्या हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग। ठीक है। फिर कंसिडर करेंगे द लाइवलीहुड ऑफ द मिस्टेक। टोटल चार चीजें करेगा ऑडिटर। एक तो आइडेंटिफाई करेगा, फिर एसेस करेगा, फिर रिलेट करेगा इसको कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, फिर लाइवलीहुड देखेगा ऑफ द मिस्टेक। ठीक है, कि कितना लाइकली है कि वो मिसस्टेटमेंट हो। ये जो बोला गया है ना कि भाई आप एसेस करो थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंड करेगा किस चीज का? अंडरस्टैंड करेगा रैंसम का। रैंसम मतलब, ransom matlab relevant industry regulatory and other external factors including applicable financial reporting framework, nature of the entity including its operation, its ownership and governance structure, types of investment and the way that the entity is structured financially. Examples of the matter ये लिखा है कि business operation, investment activity, financial activity, selection and application of accounting policy। मतलब क्या? Selection and application of accounting policies, entities objectives and strategies, and measurement and review of the entity's financial performance. Examples of matters include, मतलब ये बोला जा रहा है कि ऑडिटर को अंडरस्टैंड करे, ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना पड़ेगा किस चीज का? रैंसम पे। रैंसम मतलब क्या? वो जो अटैक होता है वैसा वाला रैंसम नहीं, रैंसम कोई मालवेयर ऐसा नहीं। रैंसम मतलब क्या? रिलेवेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, नेचर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी इंक्लूडिंग इस ऑपरेशन, ये सब इन्वेस्टमेंट फाइनेंशिंग ये सब। फिर एज से होगा सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ओ से होगा एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज, और एम से होगा मेजरमेंट ऑफ रिव्यू एंड एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है। बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या क्या है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड की रेशियोज, पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, बजट फोरकास्ट, वेरिएंस एनालिसिस, डिपार्टमेंट और अदर लेवल परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट। उसका बाद क्या बोला है? फैक्टर्स रिलेवेंट टू द ऑडिटर्स जजमेंट about whether a control
individually or in combination with the other is relevant to the audit may include such matter as the following. मतलब क्या कि कौन कौन से फैक्टर्स है रिलेवेंट टू द ऑडिटर जजमेंट ये डिटरमाइन करने के लिए वेदर ए कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर्स इज रिलेवेंट टू द ऑडिट। ठीक है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हम लोग ऑडिटर को देखना पड़ता है कि फाइंड आउट करने में, इसका जजमेंट बनाने में कि कोई भी कंट्रोल वो रिलेवेंट है क्या ऑडिट के लिए या नहीं। ठीक है, क्या क्या है, materiality, significance of the related risk, size of the entity, diversity and complexity of the entity's operation, applicable legal and regulatory requirements, circumstances and the applicable component of internal control, nature of the entity's business, including its organization and ownership structure। मतलब क्या, देखिए, अगर आप कोई भी कंट्रोल को देखोगे कि वो कितना इफेक्ट करता है, ठीक है, उसी से आप समझ जाओगे कि उसको मतलब ऑडिट के लिए वो चाहिए या नहीं। ठीक है, वो कितना इंपॉर्टेंट, वो कैसे देखोगे, आप मेटेरिटी देखोगे, अगर मेटेरिटी ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली वो कंट्रोल भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेटेड रिस्क, ऑब्वियसली। साइज ऑफ द एंटिटी, अगर एंटिटी कम है और उसमें कंट्रोल है तो भाई एंटिटी अगर छोटा है तो आप पूरा ही चेक करो, अगर एंटिटी ज्यादा है और वो कंट्रोल इनसिग्निफिकेंट हुआ, मतलब उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता तो आप छोड़ सकते हो। डाइवर्सिटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन, ठीक है, कितना डाइवर्स है, मतलब कौन से कंट्रोल कौन सा जगह पे इफेक्ट कर रहा है वो। एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, circumstances and the applicable component of internal control and nature of the entity। As a part of this assessment, the auditor shall determine whether any of the risks identified are in auditor's judgment a significant risk। मतलब रिस्क असेसमेंट के लिए ना ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ता है कि कोई भी रिस्क वो सिग्निफिकेंट रिस्क है कि नहीं। अभी सिग्निफिकेंट रिस्क को कंसिडर करने के लिए या फिर फाइंड आउट करने के लिए ऑडिटर कुछ चीजें कंसिडर करेगा, मिनिमम कुछ चीजें कंसिडर, एटलीस्ट द फॉलोइंग। ठीक है, क्या क्या, वेदर द रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड। पहले तो ऑडिटर कंसिडर करेगा कि जो भी रिस्क है वो रिस्क ऑफ फ्रॉड है क्या। कंप्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, कितना कम्प्लेक्स है वो ट्रांजेक्शन, वेदर द रिस्क इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, वेदर द रिस्क इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, and whether the risk is related to recent significant economic, accounting, or other development। The degree of the subjectivity in the measurement of the financial information related। अगर पॉइंट नंबर एफ तक हम लोग एफ को छोड़ दें तो बाकी के पॉइंट लगभग सिमिलर। कैसे बताते, पहले तो देखना पड़ेगा वेदर द रिस्क इज द रिस्क ऑफ, ठीक है, फिर देखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी कितना है वो ट्रांजेक्शन का, फिर significant whether the whether the risk involves significant transaction outside the normal course of business, whether the risk involves significant transaction with the related parties, and whether the risk involves significant economic, accounting, and other development। ठीक है, मतलब एक एक एग्जांपल है कि लाइक चेंजेस इन रेगुलेटरी। एफ नंबर क्या है, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ द, मतलब सब्जेक्टिविटी कितना है। ठीक है, कि कितना सब्जेक्टिव है। ठीक है, लाइक अगर कोई प्रोविजन है वो सब्जेक्टिव है, आप डाउटफुल डेट्स में वो सब्जेक्टिव है। ठीक है, वो आपका दिमाग से या फिर ऐसा हो रहा है कि आप प्रोसेस करो, ट्रेंड लगा रहे हो, लेकिन फिर भी वो सब्जेक्टिव है। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये तीन चीजों को लेकर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है। इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑफ अदर्स विद इन द एंटिटी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड ऑब्जर्वेशन एंड क्या क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। इंक्वायरी, ए आई ए ओ, ठीक है, इस इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन। एक एक करके समझते सारे को। तो हम लोग पहले तो एक पढ़ लेते कि अगर सिग्निफिकेंट कोई भी रिस्क, वो सिग्निफिकेंट रिस्क, उसके लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, आपको 5 याद रखना। डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी आप एक्स्ट्रा पकड़ के चलना। ठीक है, 5 क्या क्या, दिस इज द रिस्क ऑफ फ्रॉड, कंप्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, वेदर द, तीन सिग्निफिकेंट चीज है, सिग्निफिकेंट चीज है, whether the risk involves significant transaction with the related party, whether the risk involves significant transaction outside the normal course of business, whether the risk involves significant economic, accounting, and or other डेवलपमेंट। ठीक है, फिर सब्जेक्टिविटी ऑफ द फाइनेंशियल और मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको 5 तो मतलब ऐसा है कि आप फटाक से एक लाइक लिंक बना सकते हो। ठीक है, रिस्क ऑफ फ्रॉड, कॉम्प्लेक्सिटी, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सिग्निफिकेंट विद द रिलेटेड पार्टीज और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट। ठीक है, करके रिसर्च में कुछ ही उसको समझो।
मैं बोल रहा हूँ ना, अल्टीमेटली आप अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो एज सच ऑडिट में एज सच कुछ है नहीं, ठीक है, आपको बस शांति से आपको पढ़ना है। और आपको अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उधर पर आ सकते हो, तो दैट्स ऑल। हाँ, तो इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट और अदर्स विद इन द एंटिटी में पहले तो हम लोगों को ये पता, मतलब ये ऑब्वियसली ये होना चाहिए कि मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे चीज, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। मतलब इंटरनल ऑडिट पर्सनल हो गया, सेल्स में हो गया, मैनेजर मैनेजमेंट खुद हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, इन हाउस लीगल काउंसिल हो गया, बहुत सारे, एक एक करके समझते हैं कि अगर उनसे आप बात किए, ठीक है, तो वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वो दे सकते हैं। इंटरनल ऑडिट पर्सनल ऑब्वियसली वो कौन कौन से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप जस्ट प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, वो इंटरनल ऑडिट पे है, तो वो कौन कौन से इंफॉर्मेशन दे सकता है। इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर जो वो परफॉर्म किया उसके रिलेटेड तो इंफॉर्मेशन दे ही सकता है। डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, ऑब्वियसली वो इंटरनल ऑडिट पर्सनल है, तो ऑब्वियसली वो अपना प्रोसीजर तो परफॉर्म किया ही होगा इंटरनल कंट्रोल को मेजर करने के लिए, ठीक है, कि वो प्रॉपरली ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है कि नहीं, इफेक्टिव ऑपरेशन दे रहा है कि नहीं, जैसा जैसा यूज करना चाहिए था वो प्रॉपर वैसा यूज हो रहा है कि नहीं। Design and effectiveness of the entity's internal control and whether the manager has satisfactorily respond to the findings from this procedure, मतलब जो भी मैनेजमेंट है वो क्या satisfactory respond किया है to the findings from this procedure. Implies क्या है, it may help the auditor to evaluate the appropriateness of the selection and application of the certain accounting policy. Implies क्या है, it may help the auditor to evaluate the appropriateness of the selection and application of certain accounting policies. It may help the auditor to evaluate the appropriateness of the selection and application of the certain accounting policy. In-house legal counsel, it may provide information about litigation, compliance with laws and regulations, post-sales obligation, arrangements with business partners, meaning of conflict. इन हाउस लीगल काउंसिल का मतलब क्या है कि बहुत सारे एंटिटी वो अपने फर्म के, अपने कंपनी के अंदर ही एक टीम बनाते हैं, लीगल टीम, ठीक है। उनका मेन काम क्या है होता है, उसका जो भी लिटिगेशन हो गया, जो भी कंप्लायंस हुआ, जो भी अगर लॉ रिलेटेड मैटर है उसको देखना। अगर आप उन्हीं से पूछ लो तो ऑब्वियसली वो क्या क्या बोलेंगे, एक तो लिटिगेशन के बारे में बोल सकते हैं, फिर कंप्लायंस विद लॉज और रेगुलेशन कैसे उसके बारे में बोल सकते हैं, अगर कोई पोस्ट सेल्स ऑब्लिगेशन हुआ उसके बारे में बोल सकते हैं, अरेंजमेंट मतलब क्या, ज्वाइंट वेंचर टाइप, ठीक है, अगर कुछ हुआ बिजनेस पार्टनर के साथ उसके रिलेटेड बोल सकते हैं, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट किस लिए बना है उसके बारे में बोल। मार्केटिंग और सेल्स पर्सनल ऑब्वियसली चेंजेस इन एंटिटीज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सेल्स ट्रेंड, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स विद कस्टमर, इसके बारे में। रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन क्या बोल सकता है कि ऑपरेशनल एंड रेगुलेटरी रिस्क दैट मे अफेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल, वो क्या, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल है तो ऑब्वियसली वो इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड ही वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, क्या क्या सिस्टम चेंजेस, सिस्टम और कंट्रोल फेलियर्स कितना बार हुआ है, कैसा हुआ है, अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड। एनालिटिकल प्रोसीजर, पहले हम लोग देख लिए इंक्वायरी, उसमें क्या है, इंटरनल ऑडिट पर्सनल, एम्प्लॉइज, इन-हाउस लीगल काउंसिल, मार्केटिंग और सेल्स पर्सनल, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन पर्सनल, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर, analytical procedures performed as this assessment procedure include consideration of both financial and non-financial data. Analytical procedure मतलब सोचिए, दिवाली के टाइम पे मेरा सेल 30% से बढ़ता है, उसमें क्या आ गया कि दिवाली भी आ गया और सेल्स भी आ गया, 30% भी आ गया, ठीक है। तो ये है जो भी एनालिटिकल प्रोसीजर है ना, तो ये फाइंड आउट करता है कि मतलब वो रिसर्च प्रोसीजर ऐसा है, वो कंसिडर करता है फाइनेंशियल डेटा को भी, उसके साथ साथ नॉन फाइनेंशियल डेटा को भी। ये हेल्प करता है ऑडिटर को इन आइडेंटिफाइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी व्हिच द ऑडिटर वाज अनअवेयर, assessing the risk of material misstatement, identifying the existence of unusual transaction or events and amounts, ratios and trends, identifying unusual or unexpected relationships that are identified, and identifying risk of material misstatement, especially risk of material misstatement due to fraud. क्या क्या, identifying aspects of the entity which the auditor was unaware, assessing the risk of material misstatement, the existence of the unusual transaction or events, amounts, ratios and trends, unusual or unexpected relationships that are identified, and risk of material misstatement, especially risk of material misstatement due to fraud, ठीक है। तो क्या क्या एनालिटिकल प्रोसीजर क्या क्या हेल्प करेगा ऑडिटर को, इन आइडेंटिफाइंग एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी व्हिच द ऑडिटर वाज अनअवेयर, असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, रेशियोज को फाइंड आउट करने में, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स अगर कुछ आइडेंटिफाई उसके बारे में, एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, स्पेशली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड।
ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या कि कोई भी चीज को परफॉर्म होते देखना, जैसे कि फिजिकल इन्वेंट्री, ठीक है, वो आप लोग ऑब्जर्व करते हैं। इट में सपोर्ट इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट अदर्स एंड मे आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी। ये क्या कौन कौन से चीजों को लेकर इंफॉर्मेशन देता है? एक तो एंटिटीज ऑपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है कि भाई एंटिटी अपना ऑपरेशन कैसे चल रही है। इंस्पेक्शन क्या करेगा? डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन देखते हैं, रिकॉर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स के बारे में। सॉरी, रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट मतलब क्या? मिनिट्स हो गया, क्वार्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट्स मतलब जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, क्वार्टरली मैनेजमेंट रिपोर्ट हो गया ना। आप अगर कोई भी शेयर मार्केट में होगा तो उसका क्वार्टरली रिपोर्ट आता है, ठीक है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो इसको बोलते हैं। तो एंटिटीज प्रीमाइसेस एंड प्लान फैसिलिटीज, ठीक है, ये सब के बारे में ऑब्जर्व, ये एंटिटीज प्रीमाइसेस एंड प्लान फैसिलिटीज ये ऑब्जर्वेशन में जाएगा, डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स ये इंस्पेक्शन में जाएगा। Identifying significant risk. Non-routine transactions are transactions that are unusual due to either size or nature, and that therefore occur infrequently. ऑब्वियसली अगर मतलब नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन मतलब ही ये है कि वो नॉर्मली नहीं होता, ठीक है, वो अनयूजुअल है ड्यू टू इधर साइज और नेचर एंड देयरफॉर ऑकर इनफ्रीक्वेंटली। द फॉलोइंग आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मतलब ये जो अभी जो पढ़ोगे ना, ये ऑलवेज सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। रिस्क ऑफ मेटेरियल ड्यू टू फ्रॉड एंड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ। हम लोग जब भी कोई भी रिस्क को देखे थे कि जो भी कोई भी रिस्क वो रिस्क ऑफ फ्रॉड होगा, सॉरी कोई भी रिस्क उसको सिग्निफिकेंट रिस्क हम लोग तभी बोलेंगे जो भी कुछ कुछ चीजें हम लोग कंसिडर करेगा ऑडिटर। क्या क्या? It's a material mission due to fraud, complexity of the transaction, significant transaction outside the normal course of business, significant transaction that are with the related parties। हम लोग वो अलग अलग देखे, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हुआ जो कि रिलेटेड पार्टी के साथ है एंड दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स, वो नॉर्मल कोर्स के बाहर है, तो वो हमेशा ही सिग्निफिकेंट रिस्क लेगा, ठीक है। एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसलेनियस ड्यू टू फ्रॉड, ठीक है। फ्रीटर मेजरमेंट में ऑब्वियसली वो ग्रेटर होगा नॉन सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस के लिए, arising from the matter such as the following: greater management intervention to specify the accounting treatment, greater manual intervention for data collection and processing। आप सोचिए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए अगर बहुत ज्यादा मैनेजमेंट का प्रेशर आ रहा है कि आप ऐसे ही करो, तो वो एक लाइक वो देखने के बाद है कि इतना ज्यादा प्रेशर क्यों कर रहे हैं। डेटा मैनुअल डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग में मैनुअल इंटरवेंशन क्या? अगर आप थोड़ा बहुत भी कर रहे हो फिर भी ठीक है, आप बहुत ज्यादा कर रहे हो तो वो एक अलग बात है। complex calculation and accounting principles, complex calculation और accounting principles, the nature of non-routine transaction, ठीक है। तो हम लोगों का ये इधर हो गया, इसे 315 खत्म। इसे 315 उतना भी ज्यादा मेनली रैंसम है, फिर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है, फिर रिस्क ऑफ मटेरियल रिकॉर्ड प्रोसीजर कितने टाइप के हैं वो सारे हैं। आप इंस्पेक्शन वो मेनली इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट वो भी अच्छा है, वो उसमें से भी क्वेश्चन आया है ऑलरेडी पास्ट में। एनालिटिकल प्रोसीजर भी आप पढ़ सकते हो इसको, ये भी लाइक काम का है, ये भी क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक। मेन बात मुझे पता है मेरा क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी कुछ पढ़ के जाओ। ऑडिट ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब दो तीन अगर पढ़ लोगे, ऑब्वियसली थ्योरी सब्जेक्ट है, आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये नोट्स अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करें। बाय।